नमस्कार विद्यार्थियों। बीएल सूर्यवंशम की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज कक्षा 8वीं विज्ञान जो पाठ 1 है हमारा चल रहा है, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो इसके हम 1 और 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। इस पहले जो चैप्टर चल रहा है इसके 3 पार्ट्स में पूरा होगा ये, तो पहला और दूसरा पढ़ चुके हैं। आज हम आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं इसका। देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे कि जो फसल होती है उसकी पद्धतियाँ पढ़ रहे थे। फसल पद्धतियाँ, है ना। इनमें हमने देखा था सबसे पहले खेत तैयार, मिट्टी जो तैयार करता है किसान, उसके बारे में जाने थे। फिर बुआई होती है, फिर क्या होता है, खाद और उर्वरक देते हैं, है ना। अब जैसे ही खाद खेतों में जो फसल उग जाती है उसमें खाद मिलता है, तो कुछ खाद और उर्वरक कैसे होते हैं जिनको मिट्टी की जड़ों में पहुंचाने, जो पौधे हैं उनकी जड़ों में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही हम खाद डालते हैं उसमें क्या देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। और पानी तो वैसे फसल में एक निश्चित अंतराल पर दिया ही जाता है ना। इसे क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंचाई। देखिए, सिंचाई जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। जैसा कि भी बताया था, जल जैसे ही हम खेत में पानी देते हैं तो उसके जरिए जो उर्वरक हम पहले डाल चुके हैं, है ना, वो क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं और जल के साथ में वो कहाँ अवशोषित हो जाते हैं, पौधे की जड़ों में। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सूखा खेत होगा तो जो बीज हैं वो अंकुरित ही नहीं होंगे, तो फसल कैसे उगेगी हमारी, है ना। फिर है, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। देखिए, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अभी जैसा बताया था, एक निश्चित अंतराल पर समय समय पर खेत में पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? आप लोग जानते हैं, देखिए, जितनी गर्मी होगी उतनी हमें भी तो प्यास लगती है ना। तो जितनी गर्मी होती है उतनी ही हमें क्या करना पड़ता है, खेतों में भी पानी ज़्यादा देना पड़ता है। सिंचाई के स्रोत मतलब जहाँ हम खेतों में पानी कहाँ कहाँ से देते हैं, कुएँ, जलकूप, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। यही सब क्या हैं, जल के स्रोत जहाँ से हम खेतों में पानी देते हैं। तो देखिए, अब है सिंचाई के पारंपरिक तरीके। क्या है सिंचाई के पारंपरिक तरीके? कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कहीं किसी तरीके से पानी देते हैं और कहीं अलग क्षेत्र में कहीं दूसरे तरीके से। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं: मोट या जिसका नाम है क्या, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट। इन सब का देखिए चित्र में दिखाया गया है। मोट देखिए, मोट में क्या होता है, एक ये घिरनी लगी हुई होती है, इसके जरिए या तो इसको जानवर जो पशु होते हैं वो खींचते हैं या इंसान इसको खींचता है और बाल्टी इसमें बांध के नीचे कुएं से पानी निकालता है, इस तरह से बिखेर देता है पानी, है ना। देखिए, ये जो तरीके हैं ये पुराने तरीके हैं। इनमें क्या होता था, ये समय ज़्यादा लगता था, है ना। आजकल जो जिन सिंचाई के लिए हम जिन तरीक़ों का उपयोग करें उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। हाँ, चैन पंप में क्या हो रहा है, कोई जानवर इस तरीके से, देखिए ये भी ऐसा ही है, इसमें पानी खींच रहा है और ये बाल्टी बांध देते हैं कि वो उसके ज़रिए पानी इसमें गिर जाता है और ये खेतों में चला जाता है। ढेकली में देखिए, ढेकली में भी क्या होता है, जो इस तरीके से एक लकड़ी लगा लेते हैं और उसमें क्या होता है, एक सिरे पर तो क्या बांध देते हैं, एक भारी सा पत्थर, और दूसरे सिरे पर एक बाल्टी बांध देते हैं। जब भी हमें अंदर पहुँचानी होती है बाल्टी, क्या करते हैं, पत्थर को निकाल देते हैं, तो एकदम से इधर ये भारी हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, और फिर क्या करते हैं, पत्थर को यहाँ बांध देते हैं तो वो ऊपर आ जाता है और फिर उसको लेकर खेतों में पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है
जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पंप जानते हैं आप लोगों ने, देखा होगा घरों में सबके पंप होता है। उसके लिए क्या होता है, कभी डीजल की या बायोगैस या विद्युत की सहायता से हम क्या करते हैं, पंप को चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं। जो सिंचाई के आधुनिक तरीके आजकल हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ कौन कौन सी। छिड़काव तंत्र। देखिए छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इस तरीके से ये देखिए खेत में इस तरीके से पाइप फिटिंग की जाती है। ये एक बड़ा पाइप होता है और ये खेत में पूरे में बिखेर देते हैं। इसके ऊपर कुछ नोजल लगा देते हैं। इस नोजल में जैसे ही इसमें पानी, पंप की सहायता से क्या होता है, इसमें पानी चलाते हैं हम, तो इस नोजल से क्या होता है, नोजल से पानी ऊपर आता है और यहाँ पर लगा देते हैं एक घिरनी, ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, अब जैसे पानी आएगा और ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, पूरे खेत में छिड़काव हो जाता है। और इस तरह से महसूस होता है जैसे फसलों पर जब बारिश के टाइम पर पानी गिरता है, इस तरीके से फसलों के ऊपर पानी गिरता है इसमें, है ना। छिड़काव तंत्र, इसको कहते हैं छिड़काव तंत्र या फव्वारा विधि। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है, जैसा अभी हमने बताया था, सेम उसी प्रकार से इसको बनाया गया है ना। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह मुख्यतः कैसी फसलों में, जैसे लॉन की फसल या कॉफ़ी की फसल में उपयोग किया जाता है इसको, फव्वारे विधि को या छिड़काव तंत्र को। दूसरा है ड्रिप तंत्र। क्या ड्रिप जानते हैं, बूंद, है ना, उसी तरह से इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान है। तो ये थी हमारी सिंचाई की विधियाँ। ठीक है, सिंचाई के बाद क्या होता है, खरपतवार। जैसे हम खेतों में पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, फसल के साथ में कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो इसको मिटाने के लिए क्या क्या उपयोग में करता है किसान, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बूंजो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। जानते हैं ना, निराई करते हैं खेतों में, मतलब जो फसल के अलावा, जैसे बाजरे की निराई चलेगी, है ना, तो उसमें जो फसल के अलावा जो भी घास फूस होता है उसको हटाते हैं ना, तो वही है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि इनको हटाना क्यों आवश्यक है, अब देखिए, हम जैसे खेत में जो भी पोषक तत्व जैसे यूरिया वगैरह दे रहे हैं, तो जो पोषक तत्व तो एक फसल को मिलने चाहिए वो फसल के साथ साथ में क्या होता है, इनमें भी बट जाते हैं, तो फसल को क्या मिलता है, कम पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए क्या जरूरी है, निराई करना आवश्यक है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो जाते हैं। क्या होता है, अगर हम इनको नहीं काटते तो इनमें कांटे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, फिर जब हम फसल काटते हैं तो हमारे कांटों में, मनुष्य के कांटों में या पशुओं के लिए जो कांटे लग जाते हैं, हाथों में कांटे लग जाते हैं, है ना। खरपतवार को हटाने एवं इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। कभी कभी क्या होता है, हम खेत में दवाई डालते हैं इनको मिटाने के लिए, खरपतवार को मिटाने के लिए दवाई डालते हैं। इस दवाई का क्या नाम है, खरपतवार नाशी कहते हैं इनको, है ना। जैसे कुछ नाम दिए गए हैं, 2 या 4D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, घर पे एक मशीन होती है ना,
उसमें डाल के कुछ आवश्यकता के अनुसार उसमें पानी डाल देते हैं और उसको फिर पूरी फसल के ऊपर छिड़क दिया जाता है। उससे क्या होता है, फसल पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो अनावश्यक पौधे मतलब खरपतवार थे वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं ना। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के खरपतवार नाशी के पहले, ठीक है, क्या मतलब फसल तैयार होने से पहले इसको हटा देना चाहिए, है ना, ये कहना चाह रहा है। खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, सब उस पर मुंह पर और नाक पर क्या करना चाहिए, कपड़े से ढक लेना चाहिए। इसको मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, खेतों में दवाई डाल रहे हैं, तो मास्क लगाना चाहिए। अब क्या करेंगे, कटाई करेंगे। देखिए, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं, कुछ फसल क्या करते हैं, उखाड़ी जाती हैं और कुछ काट ली जाती हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। 3 से 4 महीने में एक अनाज की जो फसल होती है वो तैयार हो जाती है। हमारे देश में दरांती की सहायता से, देखिए इस तरह से दरांती आप लोगों ने देखी हुई घरों में, उसका यूज़ करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, मशीन का भी उपयोग करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। काटने के लिए जिस मशीन का यूज़ किया जाता है हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों, दानों और भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। कार्य किससे किया जाता है, कॉम्बाइन मशीन होती है जिसका क्या नाम है, कॉम्बाइन। उससे क्या करते हैं, जो फसल हम काट लेते हैं उससे क्या अनाज और भूसे को अलग करते हैं, है ना। देखिए, अब कटाई कर ली और फिर थ्रेसिंग भी कर लिया कॉम्बाइन की सहायता से। अब क्या करेंगे, भंडारण मतलब जानते हैं, घर पर सुरक्षित रखना, मतलब जहाँ भी रख रहे हैं फसल को सुरक्षित रखना। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। क्या करते हैं हम, जब भी हम गेहूँ भरते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कुछ नीम की पत्ती वगैरह डालते हैं, कुछ दवाई वगैरह डालते हैं, ताकि उसमें कीट, चूहे एवं नमी नहीं लगे। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने के अन्यथा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले क्या करना चाहिए, दानों को धूप में सुखाना चाहिए, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीटों, पीड़कों, जीवाणु, कवक से सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। क्या करते हैं, जहाँ पर हम जो फसल भंडार करते हैं, जो अनाज भंडारित करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, अभी नाम बताया था, साइलो में एकत्रित करते हैं फसल को, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, फसल साइलो में क्यों रखते हैं, ताकि जो फसल है उसमें कीड़े वगैरह न लगे, कीट पतंगों से सुरक्षा की जा सके, है ना। तो ये था आपका पहला चैप्टर, आज खत्म हो गया, फसल उत्पादन और प्रबंध। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, और अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज के जरिए या जो भी तरीका है उससे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 आपका, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।